आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी को फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने डिराइव किया था। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने काइनेटिक गैस थ्योरी को डिराइव करने के लिए आइडियल गैस को बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में समझाया था कि आइडियल गैस के जैसे कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको स्टडी करने के बाद ही हम काइनेटिक गैस थ्योरी या फिर परफेक्ट गैस के बिहेवियर को जान सकते हैं। और आइडियल गैस के बिहेवियर को समझने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने कुछ लॉज को प्रपोज किया, जैसे कि चार्ल्स लॉ, बे-लुज़ैक लॉ एंड अबाउट बॉयल्स लॉ। तो ये 3 लॉज हैं जिनके बारे में हम आज के इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। हम इस चैप्टर में जानेंगे अबाउट द नेचर ऑफ आइडियल गैस, कि आइडियल गैस का नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, साथ साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं, और बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस और काइनेटिक गैस थ्योरी के कुछ रूल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज सबसे पहला पॉइंट जो हमें जानना है वो है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस एक्चुअली वो गैस का ऐसा नेचर या ऐसा बिहेवियर हम कह सकते हैं जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही रैपिडली मूव कर रहे हों, एक्सट्रीमली फास्ट, जहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। और साथ साथ यहाँ क्या हो रहा है कि इनका मूवमेंट इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि इसमें कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं होते मॉलिक्यूल्स की, या फिर नेग्लिजिबल होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि डायमेंशन इसके कुछ पर्टिकुलर नहीं हो सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं। नेकेड आई से तो देखे जाएंगे ही नहीं, बल्कि जब माइक्रोस्कोपिक लेवल में भी इसे देखेंगे तो इसे उतना क्लियरली देखना या फिर उतना क्लियरली ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, सो कुछ रूल्स या फिर कुछ लॉज को स्टडी करके हम आइडियल गैस के बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं। आइडियल गैस का कैरेक्टरिस्टिक में 2 पॉइंट्स के बारे में हमें जानना है। पहला पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज़ अ पॉइंट मास विथ नो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। इसे पॉइंट मास, जस्ट एक पॉइंट मास के जैसा कंसीडर किया गया है। और साथ साथ क्या, जैसे कि मैंने अभी कहा कि इसमें कोई डायमेंशन, कोई पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं होता है। And the next point is what? Next point is there is no force of attraction or repulsion among the molecules of the gas. अब ये एक डाउटेबल पॉइंट है कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एंड रिपल्शन नहीं हो रहा है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। सपोज गैस के मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर में क्लोज्ड है, ओके, सो यहाँ पर एट्रैक्शन और रिपल्शन तो होना चाहिए ना, लेकिन नहीं हो रहे हैं या फिर नेग्लिजिबल हो रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों? फास्ट मूवमेंट की वजह से। यानी कि सपोज़ ये तभी 2 मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं और तभी रिपल्शन हो रहा है। इनका अट्रैक्शन और रिपल्शन इतना ही ज़्यादा फास्ट होता है कि हम इसे कंसीडर नहीं कर सकते कि अभी अट्रैक्शन हो रहा है या फिर अभी रिपल्शन हो रहा है। उसको समझने से पहले ही, अट्रैक्ट करने से पहले ही रिपेल हो जा रहा है, या फिर रिपल्शन से पहले ही, जस्ट रिपल्शन से पहले ही वो फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स। इसीलिए यहाँ पर नेग्लिजिबल माना गया है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एंड रिपल्शन को। ओके, सो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल गैस के। ओके, एंड नेक्स्ट इज अबाउट काइनेटिक थ्योरी एंड गैस प्रेशर। काइनेटिक थ्योरी क्या है एंड गैस प्रेशर किसे कहते हैं? द प्रेशर ऑफ अ गैस इज द रिजल्ट ऑफ continuous bombardment of the gas molecules against the wall of the container. ये बहुत एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर कोई गैस किसी कंटेनर में क्लोज्ड है और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर के वॉल के साथ टकराएंगे, कंटिन्यूसली बॉम्बार्डमेंट होगा। बॉम्बार्डमेंट का क्या मतलब है? कॉलिजन, कंटिन्यूस कॉलिजन होगा पार्टिकल्स का उस कंटेनर के वॉल के साथ, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा। ऑफ कोर्स एक प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर कंटिन्यूसली किसी चीज़ पर हम हिट कर रहे हैं और वो हिटिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है, तो इस फास्ट हिटिंग की वजह से क्या होगा? अल्टीमेटली एक प्रेशर क्रिएट होगा ना, तो उस प्रेशर को ही हम कहेंगे यहाँ पर गैस प्रेशर। ओके, एंड जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ लॉज हैं जिनके बारे में स्टडी करने के बाद हम आइडियल गैस के बिहेवियर को और अच्छी तरह से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ओके, सो पहला है बॉयल्स लॉ, BOYLE', बॉयल्स लॉ। ओके,
According to this law, the volume of a fixed mass of a gas is inversely proportional to the pressure of the gas provided temperature of the gas is kept constant. बॉयल्स ने क्या कहा कि इस लॉ में वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस का मास फिक्स्ड है. ओके, गैस का मास किसी कंटेनर में फिक्स्ड है तो उसका वॉल्यूम वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के. जितना प्रेशर उस गैस में है, उस कंटेनर में जितना गैस इनक्लोज्ड है उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के बाद अगर किसी कंटेनर में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मास है, यानी कि मास वहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है गैस का, तो वहाँ पर वॉल्यूम वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के. ओके, नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ, CHARL', चार्ल्स लॉ. चार्ल्स ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस प्रोवाइडेड प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट. चार्ल्स ने फिर से एक फिक्स मास ऑफ गैस लिया कि गैस का मास फिक्स्ड है और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, और प्रेशर को यहाँ पर कांस्टेंट रखा गया. ठीक है. एंड थर्ड लॉ इज अबाउट गे-लुसेक लॉ, GAY-LUSSAC', गे-लुसेक लॉ, और या फिर इसे प्रेशर लॉ भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रोवाइडेड द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट. इसे प्रेशर लॉ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गे-लुसेक ने ये डिस्क्राइब किया कि अगर किसी फिक्स मास हम लेते हैं गैस का तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, और यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया. तीनों यहाँ पर जो हमने लॉज के बारे में पढ़ा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसेक लॉ या फिर प्रेशर लॉ, इन तीनों लॉज को अलग अलग टाइप से डिस्क्राइब किया गया है. किसके नेचर को स्टडी करने के लिए, आइडियल गैस के नेचर को स्टडी करने के लिए. ओके, सो बेसिकली ये तीनों लॉ अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रपोज किया अलग अलग कॉन्सेप्ट के को कंसिडर करने के साथ. ओके, और अब हम जानेंगे अबाउट द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस. इक्वेशन हम इसमें डिराइव करेंगे कि आइडियल गैस का स्टेट होने के लिए वो किस इक्वेशन को फॉलो करेगा. ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज कॉल्ड इट्स इक्वेशन ऑफ स्टेट. जो रिलेशन यहाँ पे डिराइव होने वाला है किसके बीच, प्रेशर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इस रिलेशन को ही हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट. ठीक है. और या फिर हम इसे कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस. आइडियल गैस होने के लिए किस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, जो कि इक्वेशन हमारे लिए ज़्यादा अननोन नहीं है, ये एक नोन इक्वेशन है विच इज़ PV = nRT. प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R and T, where N is the number of moles of the enclosed gas, कि उस कंटेनर में जितना भी गैस इनक्लोज्ड है कितना मोल्स है, उसमें कितना मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. यहाँ पर n स्मॉल n से डिराइव किया गया है उसे. R इज़ द मोलर गैस कांस्टेंट. R यहाँ पर हमारा मोलर गैस कांस्टेंट है विच इज़ सेम फॉर ऑल द गैसेस, और ये हर एक गैस के लिए कांस्टेंट है, हर एक गैस के लिए सेम होगा. क्या, कैपिटल R, मोलर गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू है 8.315 जूल इनवर्स मोल इनवर्स. ओके, मैं फिर से एक और बार रिपीट कर रही हूँ. कैपिटल R इज़ अ मोलर गैस कांस्टेंट हुज वैल्यू इज़ इक्वल टू 8.315 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स. ओके, एंड नाउ अबाउट एवोगाड्रोस लॉ. एवोगाड्रो ने भी एक लॉ को सजेस्ट किया जो लॉ है इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर STP. STP क्या है यहाँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके,
कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वलिंग। यहाँ पर एवोगाड्रो ने क्या कहा, उनके कहने का मतलब था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। अगर हमारे पास 2, 3, 4, 5 जितने भी कंटेनर हम लेंगे और उसमें अगर सभी कंटेनर में इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस ले रहे हैं, जिनका हर एक कंटेनर में जो गैस कंटेन है उसका वॉल्यूम अगर इक्वल है, तो अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वलिंग। और तो वहाँ पर ऐसा देखा गया कि अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वहाँ पर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा हर एक कंटेनर में, जिसका की वैल्यू होगा 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, एंड नाउ अबाउट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ग्राहम्स ने भी एक लॉ को डिराइव किया जो कि कुछ इस तरह से है। इट स्टेट दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। यहाँ पर ग्राहम्स ने क्या कहा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि जो टूटने का रेट है किसके, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन होने से डिफ्यूजन भी होगा, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। जितना डेंसिटी होगा उसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, उसका डिफ्यूजन का रेट। ओके, सो हेंस डेंसर द गैस द स्लोअर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जितना गैस डेंस होगा, जितना गाढ़ा होगा, डेंस का होना का क्या मतलब है, गाढ़ा होना। ओके, सो जितना डेंस वो गैस होगा उतना ही कम उसमें डिफ्यूजन होगा। क्यों ऐसा होगा, बेसिकली एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहेंगे डेंस होने की वजह से, तो मॉलिक्यूल्स में जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट करने के लिए उसे स्पेस नहीं मिलेगा ज़्यादा। ठीक है, स्पेस कम मिलने की वजह से उसमें डिफ्यूजन भी कम होगा, क्योंकि वो उतना ज़्यादा एनर्जी के साथ दूसरे पार्टिकल को हिट नहीं कर पाएगा। तो ज़्यादा एनर्जी के साथ अगर हिट नहीं कर पाएगा एक दूसरे के साथ, अगर ज़्यादा एनर्जी के साथ कॉलिजन नहीं होगा, तो यहाँ वहाँ पर बहुत ही कम डिफ्यूजन होगा। ओके, क्योंकि उसे स्पेस ही नहीं मिल रहा है उतना एनर्जी लगाने के लिए, क्योंकि वो गैस बहुत ज़्यादा डेंस है। इसीलिए यहाँ पर डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा गैस का तो वहाँ पर डिफ्यूजन कम होगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन ने भी एक दूसरा लॉ सजेस्ट किया जो कि है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रिजल्टेंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन मिक्सचर ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर। अगर हमारे पास सपोज एक ही कंटेनर में कुछ ऐसे गैसेस हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है, नॉन इंटरेक्टिंग का क्या मतलब है, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे टाइप के गैस हैं, सपोज सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, कुछ भी हम ले सकते हैं। कुछ ऐसे गैसेस हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, मिक्सअप नहीं हो सकते या फिर इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे कह सकते हैं। तो ऐसे गैसेस के प्रेशर को, होल प्रेशर को कैसे मेज़र करेंगे, उसे मेज़र करने के लिए हम हर एक गैस के पर्टिकुलर प्रेशर का जो सम होगा वो होगा हमारा इक्वल प्रेशर, किसका, पूरे कंटेनर में जो गैस है उसका। मीन स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अगर हमें उस गैस मॉलिक्यूल का जो उस कंटेनर में है, उस गैस मॉलिक्यूल्स का अगर मीन स्पीड अगर हमें निकालना है तो कैसे हम उसे डिफाइन करेंगे, अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अरिथमेटिक मीन हमें निकालना है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्पीड को अगर हम लेंगे हर एक गैस का, लेट द स्पीड बी v1 v2 v3 डॉट 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 n टर्म्स तक, तो वो होगा, अगर अरिथमेटिक मीन हमें निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालने का यही प्रोसेस है, तो अरिथमेटिक मीन अगर हम निकाल लेंगे तो वो होगा उसके पूरे मीन स्पीड, पूरे गैस का जो उस कंटेनर में है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल is defined as the square root of the mean of the square of the speed of the gas molecules। क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा क्रिटिकल डेफिनेशन है एक्चुअली। इसमें कहा जा रहा है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर, यहाँ पे हमने मीन स्पीड निकालना सबसे पहले, जो कि अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड ऑफ द गैस होगा। अरिथमेटिक मीन अगर हम लोग निकाल लेंगे तो साथ साथ हम निकाल पाएंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके,
और तो अरिथमेटिक मीन अगर हम लोग निकाल लेंगे तो अरिथमेटिक मीन निकालने का सिंपल प्रोसेस है कि अगर वहाँ पे अलग अलग स्पीड लेंगे v1 v2 v3, जैसे अभी अभी मैंने कहा डॉट 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 इन टर्म्स तक कितना गैस का मॉलिक्यूल है, कितना सारे गैस का मिक्सचर है वो हमें नहीं पता। सो हम n टर्म्स तक अगर लेंगे तो डिवाइडेड बाय n, जितना उसमें जितना टाइप का गैस है वो, ओके। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये होगा एक्चुअली द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, यानी कि स्क्वायर रूट होगा किसका मीन स्क्वायर जो हम लोग निकालेंगे, मीन जो स्पीड निकालेंगे उसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, ओके। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज अ स्पीड विच इज़ प्रपोज बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। यहाँ पर हम एक्चुअली स्टडी कर रहे हैं गैस एक कंटेनर में क्लोज्ड है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग गैस मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जिस गैस का मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्पीड में मूव कर रहा है उसे ही हम कंसिडर करेंगे, उसका अगर हम स्पीड निकाल लेंगे तो वो होगा हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज proportional to its absolute temperature. Thus the temperature of a gas is a measure of the average kinetic energy of the molecule of the gas. यहाँ पर कहा जा रहा है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन एंड टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो जो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा सारे मॉलिक्यूल्स का, जितने भी उस कंटेनर में इनक्लोज्ड हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होगा उस गैस मॉलिक्यूल्स का जो कंटेनर में क्लोज्ड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो जो टेम्परेचर है गैस का उसे हम मेज़र कर सकते हैं उसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। सो यहाँ हम अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल यू लेंगे तो कैपिटल यू इज इक्वल टू 3/2 RT, ये है उसका फॉर्मूला, वेयर R इज़ अ मोलर गैस कांस्टेंट एंड T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके। According to this interpretation of temperature, the average kinetic energy is 0 at temperature T, जहाँ T is equal to 0, जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री होगा वहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 0, ओके, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट इज़ द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल सीजेज टुगेदर एट एब्सोल्यूट 0। तो जहाँ आई स्टेट में रहेगा या फिर जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री में होगा तब वहाँ पर सीज हो जाएगा क्या, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स में कोई मोशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ही 0 हो जाएगा तो मोशन भी तो नहीं होगा ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है इसे थोड़ा जानते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स और द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड ऑफ मोशन पॉसिबल विथ एनी मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ एक्चुअली क्या है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है वो। सपोज अगर हमारे पास एक गैस कोई कंटेनर में इनक्लोज्ड है तो हमें देखना है कि उस कंटेनर में कितना स्पेस है, एक मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए कितना स्पेस है या फिर कितना इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है कि जिस डायमेंशन में वो मूव कर सके, ठीक है। और स्पेसिफाई करने के लिए क्या, पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल एक किसी पोजीशन में ही है, वो मूव तो कर रहे हैं लेकिन वापस उस पोजीशन में तो आ रहे हैं ना, उन्हें मूवमेंट के लिए कितना स्पेस मिल रहा है, ये है एक्चुअली हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने फ्रीडमनेस के साथ वो मूव कर सकते हैं, किसके, गैस के पार्टिकल्स या गैस के मॉलिक्यूल्स। मोनो, डाई एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हैव 3, 5 और 3n-k नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वेयर k इज़ ए नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट। नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट हमें कैलकुलेट करने के लिए 12th क्लास में इसे स्टडी किया जाता है कि नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी।
From a dynamic system in thermal equilibrium, the energy of the system is equally distributed amongst the various degree of freedom, and the energy associated with each degree of freedom per molecule is half kT, where K is Boltzmann constant. इसे थोड़ा सा समझते हैं. फॉर अ डायनेमिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम इससे पहले के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था अबाउट थर्मोडाइनमिक्स. थर्मल इक्विलिब्रियम क्या था, आप सबको शायद याद होगा. थर्मल इक्विलिब्रियम वैसा स्टेट था जहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था. ओके, किसी भी सिचुएशन में उस बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, उस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो एनर्जी क्या होगा, लास्टली एनर्जी है जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम में, यानी कि जितना भी स्पेस है उसमें उसके एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूशन होगा. एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जो एनर्जी उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में, यानी कि जो फ्री स्पेस है उसमें जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किसके पर मॉलिक्यूल वो किसके इक्वल होगा, हाफ kT, वेयर के यहाँ पे कैपिटल के है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ओके, अब है अबाउट मीन फ्री पाथ. Mean free path of a molecule in a gas is the average distance traveled by the molecule between two successive collision. अगर ये एक्चुअली मीन फ्री पाथ बहुत ही इजी है कि वो कॉलिजन जब हो रहा है दो पार्टिकल्स के बीच में तब उसने कितना फ्री पाथ कवर किया है. सपोज दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया और फिर वापस अपने पोजीशन में आया, तो ये बीच का जो स्पेस था जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, फ्री डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो है हमारा मीन फ्री पाथ. ओके, स्मॉलर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लार्जर गैस इज द मीन फ्री पाथ. स्मॉलर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर छोटा है हमारा गैस मॉलिक्यूल का साइज़, अगर छोटा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द पर यूनिट वॉल्यूम अगर कम है तो वहाँ पर ज़्यादा मीन फ्री पाथ होगा. स्मॉलर द डायमीटर लार्जर इज़ द मीन फ्री पाथ. छोटा अगर डायमीटर होगा उस गैस मॉलिक्यूल का तो उसे ज़्यादा स्पेस मिलेगा कॉलिजन के लिए, तो मीन फ्री पाथ भी ज़्यादा होगा. स्मॉलर इज़ द डेंसिटी लार्जर इज़ द मीन फ्री पाथ. अगर कम डेंसिटी होगा तो भी तो बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा उसे मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए. स्मॉलर द प्रेशर ऑफ अ गैस लार्जर इज़ द मीन फ्री पाथ. प्रेशर भी अगर कम लगेगा तो उससे स्पेस ज़्यादा मिलेगा कॉलिजन के लिए, मीन फ्री पाथ उससे ज़्यादा मिलेगा. हायर इज़ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस लार्जर इज़ द मीन फ्री पाथ. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो मतलब क्या, वो गैस मॉलिक्यूल्स फ्लोट करेंगे, फ्रीली फ्लोट करेंगे, उससे ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है तो इसीलिए उसका मीन फ्री पाथ भी बहुत ज़्यादा होगा. तो आज के हमारे इस चैप्टर में यहीं तक हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ना था. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस वीडियो में कि अगर आप में से किसी को भी मेरे किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. ओके, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ़ यू. ओके, थैंक यू.